हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस स्टार्ट्स विद इन बाय चार्ल्स स्कॉट बुक के बारे में। रात के 11 बजे थे। समीर अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। आंखें थकी हुई थी, लेकिन काम खत्म करने की जिद अभी बाकी थी। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था और बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अच्छी सैलरी, गाड़ी, फ्लैट और लोगों की नजरों में सक्सेस का सिंबल। लेकिन अंदर से कुछ खाली खाली सा था। कभी कभी जब वो मिरर में खुद को देखता तो सोचता, क्या यही सक्सेस है? दिन भर मीटिंग्स, डेडलाइंस, लेट नाइट ईमेल्स और फिर वीकेंड पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम। हाँ, पैसे आ रहे थे, प्रमोशंस मिल रहे थे, लेकिन पीस, हेल्थ, वो तो पीछे कहीं छूट गए थे। खुद को खो दिया था वो इस रेस में। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया। ऑफिस में एक जूनियर लड़की ने कैजुअली कहा, सर, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? कभी खुद के लिए टाइम निकालते हो क्या? ये बात सिंपल थी, लेकिन सीधा दिल में जा लगी। उसने पहली बार नोटिस किया कि उसे खुद से जुड़े सवाल अजीब लगते हैं, जैसे वो खुद के बारे में बात करना भूल गया हो। उसी रात उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, सफलता को फिर से सोचना, अंदरूनी संतुष्टि को बाहरी जोर के ऊपर, जिसे स्कॉट नाम के एक स्पीकर ने एक्सप्लेन किया था। वीडियो छोटा था, लेकिन उसकी सोच में भूकंप ला गया। स्कॉट ने कहा था, हम सक्सेस को सिर्फ नंबर्स में नापते हैं, सैलरी, फॉलोअर्स, अवार्ड्स, लेकिन क्या इन सब के पीछे हम अपना पीस खो देते हैं? समीर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। अगले कुछ हफ्तों में समीर ने खुद से ऑनेस्टली बातें करना शुरू किया। उसने अपने बचपन के सपने याद किए, जब वो राइटर बनना चाहता था, जब उसने पहली बार गिटार उठाया था, जब लॉन्ग वॉक्स पर जाकर रैंडम चीजों के बारे में सोचना उसे अच्छा लगता था। लेकिन अब उसकी लाइफ सिर्फ कैलेंडर ब्लॉक्स और टू डू लिस्ट में बंद चुकी थी। वहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ, रेडिकल सेल्फ केयर का। पर यह कोई वेकेशन लेने या स्पा जाने जैसी चीज नहीं थी। यह कुछ और था, एक टफ, रॉ और रियल काम। स्कॉट ने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था इस तरह, रेडिकल सेल्फ केयर इज नॉट अबाउट स्केप, इट्स अबाउट एंगेजमेंट, डेली एंगेजमेंट विद योर माइंड, बॉडी एंड सोल। समीर ने सोचा, ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले उसने सुबह उठते ही फोन चेक करना बंद किया। इसकी जगह उसने 10 मिनट बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ डीप ब्रेथ्स लेने शुरू किए। पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे उन 10 मिनटों में खुद से मिलने का मौका मिलने लगा। फिर उसने संडे को पूरी तरह नो वर्क डे बना दिया। पहले गिल्ट होता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर उसने जाना कि वही टाइम उसे रिचार्ज कर रहा है। वो फिर से किताबें पढ़ने लगा, वो भी फिक्शन, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी गोल नहीं था। कभी कभी वो बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता और सोचता, शायद यही इनर पीस है। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि उसके डिसीजंस और क्लियर होने लगे हैं। अब वो किसी डील को सिर्फ पैसों की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता था। वो देखता कि क्या वो काम उसके वैल्यूज से अलाइन करता है या नहीं। उसे ये समझ आया कि रेडिकल सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अच्छा फील करना नहीं होता। ये हमें टफ डिसीजंस लेने की स्ट्रेंथ देता है। एक बार एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई यूएस में रिलोकेट करने की। पहले वाला समीर शायद झट से हाँ कर देता, लेकिन अब वाला समीर ने पॉज लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वहां जाकर ट्रूली हैप्पी रहूंगा? और उसका जवाब था नहीं। उसने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया और सरप्राइजिंगली उसने गिल्ट भी फील नहीं किया। उसे लगा उसने पहली बार अपने लिए एक सही डिसीजन लिया है। अब जब लोग उसे कहते हैं तू पहले से ज्यादा काम लग रहा है, तो वो बस मुस्कुरा देता है। कोई मैजिक नहीं हुआ उसकी लाइफ में, बस उसने सक्सेस का मीनिंग बदल दिया। अब उसकी डिक्शनरी में सक्सेस का मतलब है बैलेंस, क्लैरिटी और कंटेंटमेंट। कभी कभी वो रात को टेरेस पर बैठता है, स्टार्स देखता है और सोचता है, यार, पहले मैं खुद से कितना दूर चला गया था।
लेकिन अब वो वापसी का रास्ता पहचान गया है। उसने सीखा कि सक्सेस सिर्फ बाहर से चमकने वाली चीज नहीं होती। असली सक्सेस तब होती है जब तुम खुद से खुश हो, अपने डिसीजंस पर प्राउड फील करते हो, और जब तुम्हारा माइंड, बॉडी और सोल एक ही रिदम में चल रहे हो। रेडिकल सेल्फ केयर ने समीर को खुद से मिलाया, और उस मीटिंग में कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई क्लाइंट नहीं था, बस वो खुद था, उसके सवाल और उनके साफ जवाब। अब वो हर दिन खुद से एक बात कहता है, बी काइंड टू योरसेल्फ, दैट्स द रियल हसल। तुम्हारी लाइफ में भी अगर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है लेकिन अंदर कुछ मिसिंग है, तो हो सकता है तुम्हें भी अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को रीथिंक करने की जरूरत है। शायद रेडिकल सेल्फ केयर वही रास्ता हो जो तुम्हें फिर से तुमसे मिलवाए। तैयार हो उस सफर के लिए? समीर की जिंदगी में थोड़ा ठहराव आ चुका था। उसने अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल दी थी और रेडिकल सेल्फ केयर की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो अब पहले से ज्यादा माइंडफुल हो चुका था, थोड़ा खुश, थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, टाइट डेडलाइन, हाई एक्सपेक्टेशंस और जीरो मार्जिन फॉर एरर। शुरू के 2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन से समीर को फिर से वो पुराना प्रेशर महसूस होने लगा। सुबह उठते ही सिर भारी, दिमाग धुंधला और हर डिसीजन जैसे बोझ लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो खुद की केयर शुरू कर दी थी, फिर भी ये मेंटल फैटिग क्यों हो रही है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसी शाम उसने फिर से स्कॉट की एक टॉक सुनी जिसमें वो न्यूरोसाइंस ऑफ सेल्फ केयर के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि कैसे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे ब्रेन को ओवरलोड कर देती है। हर समय नोटिफिकेशंस, चॉइसेस और डेडलाइंस, ये सब मिलकर हमारे माइंड को कांस्टेंट स्ट्रेस में डालते हैं। स्कॉट ने बताया कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है, जो हमें सही और गलत में फर्क बताता है। लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो यही हिस्सा स्लो हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ही कम क्लैरिटी। समीर ने इस बात को महसूस किया। पिछले 2 दिनों से वो दिन भर मल्टीटास्किंग कर रहा था, व्हाट्सएप, ईमेल्स, जूम कॉल्स और बीच बीच में घर के काम। उसका दिमाग जैसे किसी ट्रैफिक जैम में फंस गया था। हर छोटी चीज पर गुस्सा आ रहा था और डिसीजंस लेना टॉर्चर जैसा लग रहा था। उसने सोचा, शायद मुझे फिर से खुद को रीसेट करने की जरूरत है। स्कॉट ने एक और रोचक बात बताई थी। हमारे शरीर में 2 तरह के तंत्रिका तंत्र होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम हमें अलर्ट करता है, फाइट और फ्लाइट मोड में डालता है। मतलब जब डेंजर होता है या डेडलाइन होती है तब यही सिस्टम एक्टिव होता है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये हर समय ऑन रहता है। और आजकल की लाइफ में यही हो रहा है। लोग हर सेकंड अलर्ट रहते हैं, जैसे कोई थ्रेट आ रहा हो। ऑफिस प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, फ्यूचर की चिंता, ये सब मिलकर सिंपैथेटिक सिस्टम को परमानेंटली ऑन कर देते हैं। इसका रिजल्ट होता है बर्नआउट, एंजाइटी और इंसोम्निया। लेकिन सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी को काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डालता है, और इसे एक्टिवेट करने का तरीका है डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस। समीर ने सोचा, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने अपने दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से की। बस 5 मिनट आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। पहले तो अजीब लगा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड थोड़ा क्लियर रहने लगा है। अब उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता और डिसीजंस लेने में उतनी परेशानी नहीं होती। एक दिन उसने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी शुरू की। रात को सोने से पहले वो अपनी डायरी में 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल था। पहले तो वो सोचता, क्या फायदा इस सब का?
लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने लगा। चाय का कप, किसी का मुस्कुराना या ट्रैफिक में टाइम पर निकल जाना। और फिर माइंडफुलनेस, इसका मतलब था प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब खाना खा रहा हो तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो। जब वॉक पर जाओ तो आसपास की चीजों को नोटिस करो, पेड़, हवा, सूरज की रोशनी। ये सब चीजें धीरे धीरे उसके ब्रेन की केमिस्ट्री बदल रही थी। उसे अब बार बार ब्रेक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका दिमाग खुद रिकवर करना सीख रहा था। एक दिन उसका एक कोलीग बोला, समीर, तू इतना कॉलम कैसे रहता है इन दिनों? और समीर को रियलाइज हुआ कि जो बदलाव वो अंदर महसूस कर रहा था वो बाहर भी दिखने लगा है। अब उसे समझ में आया कि रेडिकल सेल्फ केयर सिर्फ फीलिंग्स के लिए नहीं है, ये साइंटिफिक लेवल पर भी असर डालता है। सेल्फ केयर हमारी बॉडी को उस मोड में लाता है जहां हम रिकवर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और फिर से पूरी एनर्जी से लाइफ फेस कर सकते हैं। कभी कभी जब वो बहुत टायर्ड फील करता तो वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी फाइट और फ्लाइट मोड में हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो वो खुद को थोड़ा समय देता, एक वॉक, कुछ डीप ब्रेथ्स या फेवरेट सॉन्ग सुनना। उसे अब गिल्ट नहीं होता कि वो अपने लिए टाइम निकाल रहा है। उसे पता था कि यही चीज उसे बेटर वर्जन बनाती है, एज अ मैनेजर, एज अ फ्रेंड और सबसे जरूरी, एज अ ह्यूमन बीइंग। एक बार उसने अपनी टीम के साथ एक शॉर्ट सेशन रखा, हैंडलिंग बर्नआउट थ्रू सेल्फ केयर। उसने वो सब कुछ शेयर किया जो उसने सीखा था, न्यूरोसाइंस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ने क्यूरियोसिटी से सुना, लेकिन एक जूनियर ने कहा, सर, ये सब सुनकर लगा जैसे आप भी इंसान हैं। और समीर को पता चला कि वल्नरेबिलिटी भी एक स्ट्रेंथ होती है। अब समीर की जिंदगी पहले जितनी फास्ट पेस्ड है, लेकिन अब वो उसमें खोता नहीं है। अब वो जानता है कि जब दिमाग भारी लगे तो उसे खुद को रीसेट करना है, फाइट और फ्लाइट से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आना है। आज भी जब वो मिरर में खुद को देखता है तो वही समीर होता है, पर अब उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है। अब वो सिर्फ काम नहीं करता, अब वो कॉन्शियसली जीता है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपनी ब्रेन की लैंग्वेज को समझा और अपने नर्वस सिस्टम से दोस्ती की। कभी कभी सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होते हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये तो सर्वाइवल का तरीका है। और अगर तुम रेडी हो अपने नर्वस सिस्टम की आवाज सुनने के लिए, तो तुम्हारी हीलिंग भी शुरू हो सकती है। समीर की तरह तुम भी खुद से पूछ सकते हो, आज मैं किस मूड में हूं और क्या मैं खुद को थोड़ा रेस्ट दे सकता हूं? समीर अब पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करता था। उसकी मॉर्निंग्स अब अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि खुद की ब्रीदिंग की रिदम से शुरू होती थी। लेकिन जिंदगी का असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल के चक्कर, काम का प्रेशर और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ आने लगा। कई बार तो समीर खुद से पूछता, मैं इतना शांत और सेंटर था, फिर ये सब इतनी जल्दी क्यों बिगड़ गया? पर अंदर कहीं न कहीं उसे पता था कि ये सिचुएशन उसकी प्रैक्टिस को और डीप बनाएगी। उसे अब अपने अंदर झांकना था और कुछ नया सीखना था। एक रात जब वो अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठा था, तभी उसने अपने बैग से एक छोटा सा डायरी निकाला। स्कॉट की किताब पढ़ते वक्त उसने एक बात नोट की थी, जर्नलिंग के बारे में। स्कॉट ने कहा था कि राइटिंग हमारे माइंड को क्लियर करती है और हमारे इमोशनल बैगेज को बाहर लाने में मदद करती है। समीर ने उस दिन से एक नया हैबिट शुरू किया, डेली रिफ्लेक्शंस। वो हर रात बस 10 मिनट निकालता और कुछ सिंपल क्वेश्चंस लिखता। आज मुझे सबसे ज्यादा क्या स्ट्रेस हुआ? मैंने आज क्या अच्छा किया? क्या कोई नेगेटिव थॉट रिपीट हो रहा है? ये क्वेश्चंस छोटे लगते थे, पर धीरे धीरे समीर को अपने अंदर छुपी कई फीलिंग्स दिखने लगी। उसे समझ में आया कि वो बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है कि वो इनफ नहीं है। ये रियलाइजेशन दर्दनाक थी, पर जरूरी भी। जर्नलिंग ने उसे खुद से दोस्ती करने का मौका दिया।
फिर उसने मेडिटेशन को थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू किया। पहले वो बस 5 मिनट करता था, पर अब वो इसे एक सीक्रेट रिचुअल की तरह लेने लगा। हर सुबह बैठकर वो अपनी ब्रेथ पर ध्यान देता और बस ऑब्जर्व करता। कोई भी थॉट आए उसे रेजिस्ट नहीं करता, बस गुजर जाने देता। शुरू में उसे लगता था कि मेडिटेशन कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसका माइंड अब पहले से ज्यादा स्टिल रहता है। अचानक फोन की रिंग या किसी का लाउड बोलना अब उसे परेशान नहीं करता था। उसकी अटेंशन इंप्रूव होने लगी थी और एंजाइटी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन उसके छोटे भाई ने पूछा, भैया आप इतने शांत कैसे रहते हो? समीर मुस्कुरा दिया, बस थोड़ा बैठकर खुद से बातें कर लेता हूं। उसे रियलाइज हुआ कि ये प्रैक्टिसेस अब उसके लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, जैसे ब्रशिंग वैसे ही जर्नलिंग और मेडिटेशन। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव तब आया जब उसने स्कॉट की एक और बात को डीपली फील किया, स्लोइंग डाउन टू स्पीड अप। पहली बार में यह कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। भला कोई कैसे स्लो होकर तेजी से ग्रो कर सकता है? पर जब समीर ने इसे अपने जीवन में अप्लाई किया, तब असली मैजिक हुआ। अब वो हर चीज में पॉज लेने लगा। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले वो खुद से पूछता, क्या मैं इसको दिल से कर रहा हूं या बस प्रेशर में? वो हर किसी को यस कहना बंद कर चुका था। कई बार जब उसके दोस्त प्लान बनाते तो वो पॉलाइटली मना कर देता, आज मुझे बस खुद के साथ टाइम बिताना है। पहले उसे लगता था कि ऐसा करना सेल्फिशनेस है, पर अब उसे समझ में आया कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक दिन उसके बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रखी और एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके नाम कर दिया। पहले वाला समीर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, पर इस बार उसने कहा, कैन आई गेट 24 आवर्स टू थिंक दिस थ्रू? बॉस थोड़ा शॉक था, पर अग्री कर गया और समीर ने उस पॉज का यूज किया क्लैरिटी पाने के लिए। अगले दिन जब उसने हां कहा तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे कुछ प्रूव करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंटरनली प्रिपेयर्ड था। और यही स्लो डिसीजन उसे पूरे प्रोजेक्ट के दौरान काम और फोकस रखने वाला था। अब समीर की लाइफ एक रेस नहीं रही, वो एक रिदम बन चुकी थी, जिसमें पॉजेस थे, साइलेंसेस थे और बहुत सारी क्लैरिटी थी। उसे अब पता था कि जब माइंड कॉलम होता है तभी क्रिएटिविटी उभरती है। अब वो हर हफ्ते संडे को अपने लिए रिजर्व करता था। नो फोन कॉल्स, नो ईमेल्स, बस लॉन्ग वॉक्स, म्यूजिक और कभी कभी बिना एजेंडा के जर्नलिंग। ये सब अब उसकी जरूरत बन चुका था, ना कि लग्जरी। कुछ महीनों बाद उसकी टीम में एक नया मेंबर आया, राहुल। वो बहुत टैलेंटेड था, पर हमेशा एंग्जियस रहता था। एक दिन समीर ने उसे क्वाइटली ऑब्जर्व किया और फिर उससे कहा, कल सुबह 15 मिनट मुझे देना। अगले दिन दोनों कैंटीन में बैठे और समीर ने वो सब कुछ शेयर किया जो उसने स्कॉट से सीखा था, जर्नलिंग, मेडिटेशन और स्लोइंग डाउन की फिलॉसफी। राहुल ने थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछा, पर यह सब काम के टाइम मैनेज करने में कैसे हेल्प करेगा? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने माइंड की भी परवाह करते हो तब टाइम अपने आप मैनेज होने लगता है। अब समीर मेंटोर से ज्यादा एक गाइड बन चुका था। वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं मैनेज करता था, वो लोगों को खुद से कनेक्ट करना सिखा रहा था। शायद यही ट्रू सक्सेस थी, ना सिर्फ अपने लिए बैलेंस बनाना, बल्कि दूसरों को भी वो रास्ता दिखाना। और ये सब शुरू हुआ था छोटे छोटे स्टेप से, एक डायरी, कुछ ब्रेथ्स और थोड़ा पॉज। अब जब समीर हॉस्पिटल के उस पुराने वेटिंग एरिया से गुजरता है तो वो वहां बैठा अपना पुराना सेल्फ देख सकता है, थका हुआ, कंफ्यूज्ड और हैवी। लेकिन अब वो वर्जन सिर्फ एक मेमोरी है, क्योंकि समीर ने अब खुद को खोया नहीं है, उसने खुद को पाया है। समीर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो बिजनेस में खोया रहता था, अब वो हर दिन थोड़ी देर ठहरकर सोचता था, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? उसके भीतर एक नया सवाल जागा था, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? पहले उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवेयरनेस बढ़ी, ये सवाल अंदर ही अंदर गहराता गया।
अब वो अपने हर काम को सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं देखता था। वो खुद से पूछता, क्या ये काम मेरे वैल्यूज के साथ मैच करता है? एक दिन उसने स्कॉट की किताब का वह चैप्टर पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर हमारी डेली चॉइसेस हमारे कोर वैल्यू से अलाइन नहीं है तो हम बाहर से सक्सेसफुल और अंदर से खाली महसूस करेंगे। ये बात समीर के दिल को छू गई। उसने उसी दिन एक सिंपल एक्सरसाइज की, वैल्यूज इन्वेंटरी। उसने एक व्हाइट शीट ली और लिखा, मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? जवाब आया, ईमानदारी, कनेक्शन, लर्निंग और हेल्पिंग अदर्स। फिर उसने दूसरी साइड में लिखा, मेरी जिंदगी का ज्यादातर टाइम कहाँ जा रहा है? जवाब था, ईमेल्स, मीटिंग्स, क्लाइंट प्रेशर और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। ये देखकर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर खुद से कहा, अब मुझे अपनी जिंदगी को रियलाइन करना होगा। उसने छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत की। एक काम जो उसे हमेशा अनकंफर्टेबल लगता था, बेकार की लंबी मीटिंग्स में टाइम वेस्ट करना, उससे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मैं किस तरह की कॉन्वर्सेशंस में जेन्युइनली इंटरेस्ट महसूस करता हूं? जवाब था, जहां लोग ओपन होकर अपने स्ट्रगल्स और आइडियाज शेयर करते हैं। फिर उसने अपने बिहेवियर्स और रिलेशनशिप्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दोस्त था, रोहित, जिसके साथ उसकी दोस्ती बस दिखावे की रह गई थी। हर बार जब वो उससे मिलता तो ड्रेन महसूस करता, लेकिन वो फिर भी दोस्ती निभा रहा था क्योंकि वो गिल्ट फील नहीं करना चाहता था। अब उसने वो गिल्ट छोड़ दिया और ग्रेसफुली उस फ्रेंडशिप को स्पेस देना शुरू किया। उसे समझ में आया कि वैल्यूज बेस्ड लाइफ जीने का मतलब है कि हम अपनी एनर्जी को उन्हीं चीजों में लगाएं जो हमारे सोल से रेजोनेट करती है। धीरे धीरे समीर के अंदर क्लैरिटी आने लगी। पर अब सवाल था, अगर मुझे अपनी लाइफ को वैल्यूज के साथ अलाइन करना है तो मेरी विजन क्या होनी चाहिए? वो हर रोज 10 से 15 मिनट बैठकर लिखता, मुझे कौन सी जिंदगी चाहिए? पहले कुछ नहीं सूझा, पर फिर धीरे धीरे थॉट्स आने लगे। उसने एक सेंटेंस लिखा, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जिसमें मैं खुद के लिए सच्चा रह सकूं और दूसरों की ग्रोथ में मदद कर सकूं। यही उसका पर्सनल मिशन बन गया। स्कॉट ने किताब में लिखा था कि सक्सेस को सोसाइटी की परिभाषा से मत मापो, उसे अपने दिल की कंपस से मापो। समीर ने इस बात को बहुत डीपली महसूस किया। उसे याद आया कैसे स्कूल से लेकर ऑफिस तक उसे हमेशा सिखाया गया था कि अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी और बढ़िया सैलरी ही सक्सेस है। पर अब उसे समझ आ रहा था कि अगर वो अंदर से खाली है तो बाहर की कोई भी अचीवमेंट उस खालीपन को नहीं भर सकती। उसने अब सफलता का मतलब खुद डिफाइन किया, पीस, प्रेजेंस और पर्पस। एक दिन जब वो अपने पुराने ऑफिस कोलीग से मिल रहा था तो उनमें से एक ने पूछा, तू इतना खुश कैसे लग रहा है? कोई नया काम शुरू किया क्या? समीर ने हल्के से हंसते हुए कहा, काम तो वही है, पर अब मैं खुद के साथ अलाइन हूं। सबको यह थोड़ा फिलोसॉफिकल लगा, पर समीर जानता था कि उसके वर्ड्स के पीछे कितनी गहराई है। अब उसका रोज का रूटीन कुछ इस तरह बन गया था, सुबह उठकर 10 मिनट की ब्रेथ वर्क, फिर 10 मिनट जर्नलिंग, जिसमें वो खुद से 3 सवाल पूछता, क्या मैंने आज अपने वैल्यूज के अनुसार जिया? क्या मैं आज किसी को इंस्पायर्ड कर पाया? क्या मैंने आज खुद से सच्चाई निभाई? शुरू में ये सब थोड़ा मैकेनिकल लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया। अब डिसीजंस लेना आसान हो गया था। क्या ये काम मेरे पर्पस को सर्व करता है या नहीं? यही उसका कंपास बन गया था। समीर को अब अपनी जिंदगी में एक अलग लाइट दिखने लगी थी। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाने का सपना देखने लगा था। उसने एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप शुरू किया, जहां वो लोगों को जर्नलिंग और मेडिटेशन सिखाता था। कोई फीस नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, बस दिल से। वहां एक लड़की आई, अन्विता, जो बहुत एंग्जियस थी। उसने कहा, मुझे लगता है मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। समीर ने वही किया जो उसे खुद के साथ करना पड़ा था। उससे पूछा, तुम्हें क्या करने में सुकून मिलता है? अन्विता थोड़ी देर सोचकर बोली,
किसी की हेल्प करने में, एस्पेशली बच्चों के साथ। समीर ने बस इतना कहा, तो वहीं से शुरू करो। और कुछ हफ्तों में अन्विता ने एक लोकल एनजीओ ज्वाइन कर लिया। समीर को लगा कि जब हम अपने पर्पस को खोज लेते हैं तो हम सिर्फ खुद नहीं बदलते, हम औरों की लाइफ में भी लाइट ला सकते हैं। अब समीर के लिए हर दिन एक मिशन था, ना किसी ट्रॉफी के लिए, ना किसी अपलॉज के लिए, बस खुद के लिए। और यही उसकी असली जीत थी। उसने अब खुद से वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी विजन और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे पैसा थोड़ा कम हो, चाहे रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन उसका अंदर का इंसान सुकून से सोएगा। शायद यही वो लाइफ थी जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था, एक ऐसी जर्नी जिसमें रास्ता भी प्यारा हो और मंजिल भी अपने मन की हो। और जैसे जैसे वो इस जर्नी में और गहराई से उतरता गया, उसे समझ में आया कि सच्चा सक्सेस अंदर से बाहर आता है, जब आपका दिल, आपका दिमाग और आपके एक्शंस एक ही दिशा में बहते हैं। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी का ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब तुमने अपनी वैल्यूज से जुड़ाव महसूस किया हो? अगर हाँ, तो शायद तुम्हारी जर्नी भी समीर की तरह ही किसी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट की ओर जा रही है। अब समीर की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। पर्पस और वैल्यूज की क्लैरिटी ने उसके अंदर एक अलग ही ठहराव ला दिया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर उसका अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया। बात कुछ खास नहीं थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा। लेकिन समीर का रिएक्शन इतना इंटेंस था कि खुद उसे भी हैरानी हुई। उसने गुस्से में तुनक कर कहा, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं ही सब कुछ संभालूं, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। और दरवाजा बंद करके कमरे में चला गया। वो चुपचाप बैठा रहा। पहले वो जस्टिफाई कर रहा था, अपने रिएक्शन को उसने ही प्रोवोक किया, मैं ही हमेशा सोचता हूं। लेकिन फिर एक इनर वॉइस ने पूछा, क्या तुम वाकई सिचुएशन को समझकर रिएक्ट कर रहे थे या बस इमोशन से बह गए? उस रात उसने स्कॉट की किताब का अगला पार्ट पढ़ा, इमोशनल मास्टरी। किताब की एक लाइन थी, जागरूकता चुनाव से पहले आती है। यानी जब तक तुम्हें अपने इमोशंस की अवेयरनेस नहीं होती, तुम कॉन्शियस चॉइसेस बना ही नहीं सकते। समीर को यह लाइन सीधी उसके दिल में लगी। उसे रियलाइज हुआ कि अक्सर हम अपने इमोशंस के हाथों पपेट बन जाते हैं। गुस्सा, डर, गिल्ट, हर्ट, ये सब बिना पूछे हमारी स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। रिग्रेट बाद में आता है। उसने उसी दिन से एक नया प्रैक्टिस शुरू किया, पॉज, ऑब्जर्व, चूज। अब जब भी वो किसी इमोशन को फील करता, वो तुरंत एक्शन लेने के बजाय पॉज करता। वो खुद से पूछता, ये फीलिंग कहां से आ रही है? क्या मैं किसी पुराने वूंड से रिएक्ट कर रहा हूं? धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी कोई उसे इग्नोर करता था या उसकी बात बीच में काटता था, वो ओवर रिएक्ट कर जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपन की एक मेमोरी जुड़ी थी, जहां उसे बार बार चुप करवा दिया गया था। कहा गया था, बड़ों के सामने मत बोलो। अब उसे समझ में आया कि वो हर बार किसी पुराने चोट के फिल्टर से प्रेजेंट को देख रहा था। यही वो मोमेंट था जब उसने स्कॉट की बताई एक और टेक्निक इस्तेमाल की, द स्टोरी टेक्निक। ये टेक्निक सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर बेस्ड थी, जहां हम अपनी पुरानी नेगेटिव स्टोरीज को रीराइट करना सीखते हैं। समीर ने एक नोटबुक ली और लिखा, द ओल्ड स्टोरी। मेरी बात की कभी कदर नहीं होती, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। फिर उसने इस स्टोरी को चैलेंज किया। उसने खुद से पूछा, क्या यह हमेशा सच है? जवाब आया, नहीं, कुछ लोग मेरी बात को वैल्यू देते हैं। फिर उसने लिखा, द न्यू स्टोरी। मेरी आवाज की वैल्यू है, मैं रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकता हूं और सही लोग मुझे सुनते हैं। इस एक छोटे से रीराइट ने उसका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दिया। अब अगर कोई उसे इंटरप्ट करता तो वो हर्ट नहीं होता, बस कॉल्मली बोलता, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और उसे यह महसूस हुआ कि जब हम हर्ट की जगह से नहीं, क्लैरिटी की जगह से बोलते हैं, तो सामने वाला भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है।
समीर ने एक और चीज महसूस की। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, वो वही रहते हैं, छिपे हुए वोल्केनो की तरह। लेकिन जब हम उन्हें अवेयरनेस से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारे ऊपर पावर लूज कर देते हैं। उसने एक दिन अपनी मां से खुलकर बात की, बचपन के कुछ डर, कुछ ना बोले गए इमोशंस को एक्सप्रेस किया। पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर मां की आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, तूने कभी बताया ही नहीं। समीर को उस दिन पता चला कि इमोशनल मास्टरी का मतलब है फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ कॉन्शियसली इंटरैक्ट करना। अब जब वो एंग्जियस फील करता, तो खुद से जेंटली पूछता, क्या इस एंजाइटी के पीछे कोई बिलीफ है? और जब भी गिल्ट आता, वो खुद से कहता, मैं इंसान हूं, गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी इंटेंशन को साफ रखूंगा। कभी कभी हम अपने अंदर की आवाज से भागते रहते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन समीर ने अब उस डिस्कम्फर्ट को फेस करना सीख लिया था। उसने अपने अंदर के क्रिटिकल वॉइस से दोस्ती कर ली थी। अब जब वो कहती, तू अच्छा नहीं है, तो वो कॉल्मली जवाब देता, थैंक यू, बट आई चूज टू बिलीव आई एम लर्निंग। धीरे धीरे उसकी इमोशनल वोकेबुलरी भी बढ़ने लगी। अब वो बस गुस्सा या दुखी नहीं कहता था, बल्कि वो समझता था, ये इरिटेबिलिटी है, ये जेलसी है, ये फियर ऑफ फेलियर है। और जब हम अपने इमोशंस को नाम देते हैं, तो वो कम स्केरी लगने लगते हैं। एक शाम वो अपने मेडिटेशन सर्कल में बैठा था और फैसिलिटेटर ने एक प्रॉम्प्ट दिया, आज कौन सा इमोशन आपके साथ बैठा है? समीर ने अंदर झांका और सॉफ्टली कहा, अ लिटिल फियर, लेकिन अब मैं इसे फ्रेंड की तरह देख रहा हूं। कभी कभी वो अपनी जर्नल में एक नई प्रैक्टिस करता, इमोशन डायलॉग। वो किसी एक इमोशन को इमेजिन करता जैसे वो एक कैरेक्टर हो। जैसे एक दिन उसने गिल्ट को इमेजिन किया एक छोटे बच्चे की तरह जो डर कर कोने में बैठा था। उसने उससे सॉफ्टली पूछा, तू क्या चाहता है? और गिल्ट ने जवाब दिया, बस ये कि तू थोड़ा बेटर बने। समीर को तब समझ में आया कि हर इमोशन, इवन द नेगेटिव वंस, किसी ना किसी अनमेट नीड की ओर इशारा करते हैं। और जब हम उन्हें रिजेक्ट करने के बजाय अंडरस्टैंड करते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। अब जब वो अपने रिश्तों में जाता है, तो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, इमोशंस पढ़ता है। वो जानता है कि कई बार लोग गुस्से में होते हैं, पर अंदर से डर या हर्ट में होते हैं, और ये अवेयरनेस उसे रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाती है। उसने इमोशनल मास्टरी को एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। कोई डेस्टिनेशन नहीं, बस एक जर्नी। हर दिन थोड़ा और अवेयर होना, थोड़ा और समझदार बनना अपने ही अंदर की दुनिया में। शायद इमोशनल मैच्योरिटी का असली मतलब यही है, अपने माइंड के स्टॉर्म को देखकर भी शांत रह पाना। और अब समीर जानता था, हर बार जब वो पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है और कॉन्शियसली चूज करता है, वो अपने अंदर की फ्रीडम को थोड़ी और बड़ी कर लेता है। क्या तुमने कभी अपनी किसी पुरानी स्टोरी को रीराइट किया है? अगर हाँ, तो तुम भी इमोशनल मास्टरी के रास्ते पर हो, जहां रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लेती है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। शहर की एक शांत दोपहर में समीर अपनी यूजुअल कैफे में बैठा था, जहां से उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी कभी शुरू हुई थी। उसके सामने वही पुरानी डायरी खुली हुई थी, जिसमें पहले डर, सवाल और उलझने भरी होती थी। लेकिन अब उसके पन्नों पर क्लैरिटी, समझ और पर्पस की कहानियां थी। वो एक हर्बल चाय की चुस्की ले रहा था और स्कॉट की किताब का आखिरी पार्ट पढ़ रहा था, एम्पावरमेंट थ्रू इंटेंशनल लिविंग। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक मिरर था जो उसे बार बार उसकी इनर रियलिटी दिखा रहा था। और अब ये आखिरी पार्ट उसे एक जेंटल बट फर्म रिमाइंडर दे रहा था, कोई तुम्हें एम्पावर नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपनी स्टीयरिंग ना पकड़ो। समीर की जिंदगी में काफी कुछ बदल चुका था। अब वो रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था। अब वो ब्लेम नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। लेकिन इस आखिरी लेसन ने जैसे उसके अंदर एक फायर जला दी, सेल्फ लीडरशिप।
कई बार वो अपने कंफर्ट जोन में वापस घुसने लगता था। कभी कभी उसे लगता अब तो सब ठीक है, इतना काफी है। लेकिन उसी समय स्कॉट की एक लाइन गूंजती, सक्सेस इज़न्ट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू बिल्ड। उसने खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं? और इस बार जवाब वेग नहीं था। उसे पता था वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जो हर रोज अपना बेस्ट वर्जन चूज करता है, ना सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए बल्कि अपनी इनर पीस के लिए। उसने अब हर सुबह एक छोटा सा रिचुअल बना लिया था, कॉन्शियस इंटेंशन सेटिंग। वो उठते ही खुद से पूछता, आज मैं किस वैल्यू के साथ जीना चाहता हूं? कभी ऑनेस्टी, कभी काइंडनेस, कभी करेज। ये छोटे चॉइसेस अब उसके पूरे दिन को शेप करने लगे थे। एक दिन उसके पुराने कॉलेज फ्रेंड ने उससे पूछा, तेरे अंदर ये कॉलमनेस कहां से आई? समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने फाइनली अपनी जिंदगी का डिजाइन अपने हाथ में लिया है। वो जानता था कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, चीजें हर दिन उसकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। लेकिन अब वो खुद को पावरलेस फील नहीं करता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि असली एम्पावरमेंट अंदर से आती है जब हम अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिस्पॉन्स के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं। समीर को अब क्लैरिटी थी कि थ्राइविंग मतलब सिर्फ सक्सेसफुल दिखना नहीं होता, बल्कि अंदर से फुलफिल्ड और ग्राउंडेड फील करना होता है। पहले वो हमेशा बिजी रहता था, खुद को लास्ट प्रायोरिटी पर रखता था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि रेडिकल सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अब वो हर हफ्ते अपने लिए टाइम निकालता, मेडिटेशन, जर्नलिंग, साइलेंस, वॉक्स। पहले उसे लगता था कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब वो जानता था कि जब हम अपने अंदर थ्राइव करते हैं तब हम बाहर भी बेहतर देते हैं, इन रिलेशनशिप्स, इन वर्क, इन डिसीजंस। उसकी मां एक दिन बोली, पहले तू चिड़चिड़ा रहता था, अब जैसे तेरे अंदर कोई रोशनी सी है। समीर ने उन्हें गले लगाते हुए सॉफ्टली कहा, बस अब मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करता। मां, किताब के आखिरी पेजेस पढ़ते हुए उसने लिखा, अब मैं अपनी कहानी का हीरो हूं। मैं अपनी चॉइसेस को खुद शेप करता हूं, अपने वैल्यूज से जीता हूं और हर दिन खुद को थोड़ा और वर्जन 2.0 बनाता हूं। उसे अब पता था कि एम्पावरमेंट फ्लैशी चीज नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कोई लाउड स्पीच नहीं। ये तो हर रोज का एक साइलेंट डिसीजन है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, अपने वुंड्स को हील करता हूं और अपनी वॉइस को वैल्यू देता हूं। अब उसके लिए सक्सेस का मतलब बदल गया था। अब वो कंपेयर नहीं करता था, कंपीट नहीं करता था। अब वो अलाइन था अपनी अंदर की आवाज से, अपने पर्पस से, और यही उसका असली पावर था। एक शाम वो अपनी फेवरेट लेक के पास बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसने अपनी डायरी बंद की और खुद से सॉफ्टली कहा, अब मैं रेडी हूं अपनी जिंदगी पूरी अवेयरनेस से जीने के लिए, बिना किसी मास्क, बिना किसी डर। उसने डीप ब्रेथ लिया। उसे पता था कि अभी भी चैलेंजेस आएंगी, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स होंगे, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं था। अब वो जानता था कि उसका अंदर स्ट्रांग है, सेंटर्ड है। कहानी वही लेक के किनारे खत्म होती है। समीर अब कोई परफेक्ट इंसान नहीं बना, लेकिन वो एक अवेकन्ड इंसान जरूर बना, जिसे पता है कि असली सक्सेस अपने अंदर की दुनिया को जीतने में है। क्योंकि जब हम इंटेंशनल तरीके से जीते हैं, हर चॉइस, हर रिलेशनशिप, हर मोमेंट को कॉन्शियसली एम्ब्रेस करते हैं, तब हमारी जिंदगी सिर्फ बिजी नहीं, मीनिंगफुल बन जाती है। और यही थी समीर की आखिरी रियलाइजेशन कि खुद से जुड़कर हम दुनिया से जुड़ते हैं और खुद को हील करके हम दूसरों के लिए भी लाइट बनते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम भी रेडी हो अपनी स्टीयरिंग खुद संभालने के लिए? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।